की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज पाक इंडिया बॉर्डर से जो आ रही है कि भारतीय लड़ाका हथियारे पाकिस्तानी सरहदों पर पहुंच चुके हैं। जी हां, इनके जो मैप्स नजर आ रहे हैं, जो सैटेलाइट इमेजेस जारी हुई हैं, उन सैटेलाइट इमेजेस ने यह बता दिया है कि भारत की फिजाइयां इस वक्त फॉरवर्डेड पोजीशंस पर आ गई हैं, यानी कि हमला करने की पोजीशन में भारतीय फिजाइयां आ चुकी है। दोस्तों, इंडिया की जो फौज है वो काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशंस कर रही है। इंडियन फौज इस वक्त आपको पता है बड़ी तैयारी श्यारी करके बैठी हुई है और वो समझ रहे हैं कि हमें पाकिस्तान, अगर हमें हुकूमत ऑर्डर करेगी तो हम जो है वो फुल टाइम पाकिस्तान पे चढ़ाई कर देंगे। दैट इज़ व्हाट दे आर डूइंग। क्योंकि भारत हकीकतन पाकिस्तान पे हमले की तैयारियां कर रहा है और इस वक्त भारत की तीनों मुसल्लह अफवाज ने बैक वक्त 3 मशकें शुरू कर रखी हैं। गुजरात, सरक्रीक और राजस्थान त्रिशूल नामी मशकें हो रही हैं जिनमें तीनों फोर्सेस के एहलकार शरीक हैं। इंशाल्लाह हम अपनी ज़िंदगी में मकबूजा कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे। अब भारत हकीम लुकमान के सपने अपनी जिंदगी में आज़ाद करवाएंगे। हकीम लुकमान अपने अब्बू से भी पूछ लेते, अपने दादा जान से भी पूछ लेते, अपने परदादा जान से भी पूछ लेते और अपने बच्चों को भी बताकर जाना। नारा वही है, वही नारा लगवाना। ख्वाब पूरे नहीं होते, वो भी भारत को लेकर जो ख्वाब है ना तुम्हारे, कश्मीर को लेकर, लुकमान नहीं हो सकते। तुम इतने जलील आदमी हो, तुम इतने ठरकी आदमी हो कि वो तुम्हें सारी चीजें अवेलेबल होंगी जो तुम्हारे में कहा जाता है ना, तुम्हारी मौत के बाद तो जल्दी मर जाओ, सब मिल जाएगा ऊपर, बदतर हूर से लेकर और एवरीथिंग। बाकी तो मैं जानता हूं कि चुपके चुपके तुम शराब पीते हो, आई नो। अब भारत के टुकड़े 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 होते देखेंगे। आप 1947 से शुरू हो जाएं, 1965 की 48 की जंग, 65 की जंग, 71 में पाकिस्तान 2 लख्त होता है बीच में, उसके बावजूद भी यदि कश्मीर का मसला जो है वो हमारा सर फहरिस्त सफ़े अव्वल पे है। उसके बाद आप 2002 का स्टैंड ऑफ ले लीजिए, उसके बाद कोई चीज ले लीजिए, कश्मीर आपको नजर आएगा। और भारत इस पे खुशियां मना रहे हैं। तो चाणक्य की औलाद है ना, वो उसी तरह की टैक्टिक्स करेंगे कि दिल ब्रेस यू, आपको मिलेंगे और बैक स्टैप करेंगे आपको। तो ये चाणक्य की जो औलादे हैं ना, अगर थोड़ा दिमाग होता आप में, अकल होती, तो चाणक्य नीति पढ़ के गए होते, आप बोला होता, तो पढ़ के समझ गए होते ना, तो ये बात नहीं बोलते कि चाणक्य की औलादें। चाणक्य की औलादों ने वो किया है जो आज भी आपके लिए किसी नश्तर से कम नहीं है। ये वही आपकी कलमा गो फौज, कलमा पढ़कर जिसने मुसलमान बने थे ना, ये कलमा गो फौज है आपकी, और उसका कमांडर था। 93,000 पतलूने उतारी थी हमने। चाणक्य के औलादों को ऐसे ही मत समझिए, बहुत हल्के में आप लोग समझ रहे हैं। आपके बाप दादा ने देखा होगा और नहीं देखा तो आपके बाप की उम्र का एक बंदा था जो आपकी फौज में था, इसी सरेंडर फौज में, उसकी बातें सुनवाता हूं कि चाणक्य की औलादें क्या कर रही थी उस वक्त। लगाइए भाई क्लिप। उन्हें वहां पे ऑर्डर मिले कि जी सुबह सरेंडर है और हमें हेलीकॉप्टर वगैरह जो है उनको डेमोलिशन के लिए तैयार करने चाहिए। तो जितने भी हम वहाँ पे थे, हमने कहा कि नहीं जी, हम तो निकल सकते हैं। और 2 तरीके थे, या नेपाल का रास्ता था या बर्मा की तरफ। तो हम सब ने बर्मा की तरफ इख्तियार किया रास्ता, और इसी वजह से हम सुबह 2 बजे रवाना हो गए थे। तो इस तरीके से हम बच गए थे। तो समझ गए, तो चाणक्य की औलादें इस बार भी आपको वही करेंगी, पतलूने उतरवाएंगी आपकी। और याद दिलाने के लिए भाई जरा वो पैंट रिमूवल सेरेमनी की तस्वीर लगा दो यार, लगा दो भाई। हाँ ये दिख रही है, पतलून उतारू सेरेमनी हुई थी आपकी 93,000 फौज की, भूलना मत। इस बार कच्छे भी उतरवा देंगे और उसका भी वीडियो बनाएंगे। तो ये एससीओ को देख ले, स्कटल करता है, सार कुछ ने खत्म कर दिया है।
ब्रिक्स के अंदर भी है, एससीओ में भी है। इंडिया के अंदर इस वक्त कोई ऐसा उनका मिलिट्री का सर्टन आप कह लें कि कमांड या कोई ऐसी कोर नहीं है जो अपनी अपनी जंगी मशक़ें ना कर रही हो। इंडिया के जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस नेटवर्क्स हैं और इंडियन मीडिया के जरिए भारतीय अवाम को एक पैगाम पहुंचाया जा रहा है, पब्लिक एडवाइजरी, इंफॉर्मेशन डिसिप्लिन ड्यूरिंग नेशनल सिक्योरिटी इमरजेंसीज, यानी कौमी सलामती की जो इमरजेंसीज हैं यानी जंग, उसके दौरान जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है उसमें अवाम ने डिसिप्लिन दिखाना है। कहते हैं कि अगर कोई हाइटन टेंशन या कॉन्फ्लिक्ट होता है, तमाम इंडियंस जो हैं उन्हें शदीद तरीन कॉशियस रहना होगा सोशल मीडिया पर। मॉडर्न वॉरफेयर जो है वो सिर्फ जंग के मैदान में नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन के मैदान में भी लड़ा जाता है। ऑपरेशन सिंदूर पॉज हुआ है, ये दोबारा से रिज्यूम होना। देखिए कमर, पाकिस्तान में एक जनरल माइंडसेट पाकिस्तान के सियासतदानों और फौजी क़यादत में भी यही है, 3-4 साल के अरसे के तक कम से कम वो सुकून से बैठेगा। ये बहुत एक फेटल माइंडसेट है। ऑपरेशन सिंदूर का जो पहला हिस्सा था, जो पहला पार्ट था जिसको हम राउंड 1 कहते हैं, उससे पहले भी पाकिस्तान में एक माइंडसेट था कि दोनों एटमी ताकतें हैं और कभी भी कन्वेंशनल जंग नहीं हो सकती। जाहिर है कि एक रिवायती जंग हुई, एक छोटे से मामले को बुनियाद बनाकर 2 एटमी ताकतें आमने सामने आ गई। एक मर्तबा फिर पाकिस्तान के खिलाफ उसी तरह एक बहुत बड़े पैमाने पर रिवायती जंग करेंगे। अब की दफा वो ग्राउंड फोर्सेस लाएंगे, अब की दफा वो नेवल फोर्सेस लाएंगे, अब की दफा वो क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स पे भरोसा करेंगे। अपनी एयरफोर्स को सिर्फ उस वक्त डिप्लॉय करेंगे कि जब उनके क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स को या हमारी एयरफोर्स को नुकसान पहुंचा सके। लोगों के दरमियान यही था कि ये दो जो है न्यूक्लियर पावर किस तरह से लड़ सकते हैं और क्या वाकई कन्वेंशनल वॉर होगी। इवन हम जब मीडिया में भी डिस्कस करते थे तो ये करते थे, लेकिन फाइनली इट हैपेंड। नाउ यू आर अगेन सेइंग ऑपरेशन सिंदूर रिज्यूम होगा और लैंड फोर्सेस पाकिस्तान दाखिल होंगी और बहुत मारपीट होगी, मिसाइल्स चलेंगे, इसके साथ जो है एक नक्शा तब्दील होकर रह जाएगा। जी एग्जैक्टली कंबर, यही होने जा रहा है। अब की दफा वाइड स्केल जंग होगी। पहले तो उन्होंने सिर्फ हमारे मिलिट्री टारगेट्स को हिट किया था, अब हमारे शहरों को हिट करेंगे। अब वो ग्राउंड फोर्सेस जब लॉन्च करेंगे तो हमारे बॉर्डर एरियाज जितने भी हैं वहां से आपके लोगों की माइग्रेशन होगी, हिजरत होगी, लोगों को निकलना पड़ेगा। बहुत बड़ा अपहीवल होगा पाकिस्तान के अंदर। हमारी कौम इसको रियलाइज नहीं कर रही। देखिए, भारत के साथ जो जंगों का ये सिलसिला शुरू हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा जंग हुई है, सिलसिला शुरू हो चुका है। उन्होंने आपका पानी बंद करना है। उन्होंने अब दरियाए चनाब पर डैम्स बना रहे हैं, सिंध पर डैम्स बना रहे हैं। वो 3 दरिया जो हमारे पास थे उसका पानी भी आपको नहीं देंगे अब वो। तो आप क्या करेंगे? ये तो हमारी कौमी पॉलिसी डिक्लेयर्ड है कि प्लेइंग विद वाटर मींस प्लेइंग विद फायर। अगर उन्होंने हम इसीलिए कर रहे हैं कि आप हम पर हमला कर दें। हम इसलिए कर रहे हैं कि आप जंग की शुरुआत करें। हम इसलिए कर रहे हैं कि हम आपको इस कदर मजबूर करेंगे कि आप एक आत्मघाती कदम उठाएंगे और उसके बाद हमारा जवाब आएगा। तो या तो सुधर जाइए, भारत के खिलाफ ये सारे हाफिज सईद मसूद इनको खत्म करिए। हमारी एक ही डिमांड है, एक डिमांड है। भारत के खिलाफ जो जहर उगलते हैं, भारत में जो आप लोग ये आतंकवादी घटनाएं कराते हैं, ये सब बंद कर दीजिए। हमें आपसे कोई मतलब नहीं है। हम 3 दरियाओं का पानी भी छोड़ देंगे। बता रहा हूं मैं, जिस दिन हमें यह भरोसा हो जाएगा कि पाकिस्तान सीरियसली भारत के खिलाफ जो आतंकवादी घटनाएं करवाता है, घुसपैठ करवाता है, जिहाद करवाता है, जो ये आपका माइंडसेट है, ये आपने बंद करवा दिया है, उस दिन देखिएगा भारत आपसे कभी कोई लफड़ा नहीं करेगा। सिर्फ एक डिमांड है हमारी, लेकिन आप कश्मीर पर अटके हुए हैं। तो जब कश्मीर पर अटके हैं तो कश्मीर पर फिर आपको फटके पड़ेंगे और आपको जो करना है करिए। लेकिन इस बार, अभी ट्रंप का बयान आया था, अभी आज ही आया ट्रंप का बयान कि न्यूक्लियर वॉर होने वाली थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, ऐसा बयान दे रहे हैं। तो ये बात समझ लीजिए कि अगर ट्रंप ये बयान दे रहे हैं तो आप इस बात को समझ लीजिए कि न्यूक्लियर वॉर से भी हम पीछे नहीं हट रहे हैं। वी आर रेडी फॉर दैट। वंस फॉर ऑल ये मसला ही खत्म करेंगे। और अगर आप लोगों ने हमारी लीडरशिप के बयान सुने होंगे जिसमें ये बात क्लियरली कह दी गई है कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग अब नहीं चलेगी, और इसका सबूत हमने दिया ऑपरेशन सिंदूर में।
आपके खिलाफ, आपके डीप इनसाइड घुसकर मारने का, आपके एयर बेसेस हिट करने का, आपके एयर डिफेंस सिस्टम हिट करने का। एक क्लियर मैसेज है, नो न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग विल वर्क। क्योंकि अब हमने भी सोच लिया कि अगर आप न्यूक्लियर जाएंगे, हम भी जाएंगे, और हम तो फिर भी बच जाएंगे। आधा इंडिया फिर भी बचेगा। 140 करोड़ में 40 करोड़ फिर भी बच जाएंगे। मैं तो कहता हूं 100 करोड़ मर जाएंगे, 40 करोड़ फिर भी बचेंगे। आपका क्या होगा? ये बात जहन में रखना है, भूलना नहीं। ठीक? तो ये न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग जो है, हमने आओ, अरे हमारे पास भी है, तुम्हारे पास भी है, दोनों उससे वॉर करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। पानी रोका हमारा तो फिर हम लड़कर मरना पसंद करेंगे, प्यासे और भूखे मरना पसंद नहीं करेंगे। सो ये डिक्लेयर्ड पॉलिसी है। इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद करना ही करना है। किसी इंडस वाटर ट्रीटी वायलेट कर चुके हैं ना, तो अब उन्होंने कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर दी है, कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी है। तो वाज़ेह बात है कि अगले साल 2 साल के अंदर आपको फैसला कौन जंग करनी पड़ेगी, वरना वो आपका सारा पानी रोकेंगे भी और मॉनसून के वक्त सैलाब भी भेजेंगे। इट एज अ एक्ट ऑफ वॉर। और अगर फॉर इंस्टेंस 2 साल में कंस्ट्रक्शन ज्यादा हो जाती है और इसी तरह धमकियों का सिलसिला जारी रहता है, हु विल स्टार्ट दिस वॉर इन फर्स्ट फेज? आप अगर देखिए, पहले जंग भारत ने शुरू की थी। जब भारत पिछली जंग से पहले, आपको याद होगा, हम और आप यहीं बैठे हुए थे, हमने आपसे कहा था कि पाकिस्तान के चाइनीज जेट जो हैं वो उनके राफेल को और वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को मारकर गिराएंगे। ये मैंने कैसे प्रेडिक्ट किया था? मैंने आपको साफ कहा था कि ये होगा, और ये उसके बाद फ्रांस भी जलील होगा, इंडिया भी जलील होगा, और अल्लाह ताला एक पूरी दुनिया में पाकिस्तान को डोमिनेंट पावर के तौर पर जाहिर करेगा। एग्जैक्टली वही हुआ 4 दिन के बाद, जब मैं और आप बात कर रहे थे। एक पाकिस्तानी साबित कर दे कि राफेल गिराया है, एक साबित कर दो। अभी तुम लोगों ने जो जो टेल नंबर दिए थे, BS-02, BS ये, BS वो, RBS जो भी दिया था आपने टेल नंबर, वो सारे टेल नंबर अभी एक्सरसाइज में जा रहे हैं। एक सबूत तो दे दो। हम तो एक सबूत मांग रहे हैं, बस मान जाएंगे। अब हम आपको यह बता रहे हैं कि भारत पहले राउंड के बाद दूसरे राउंड के लिए किसी भी वक्त दाखिल हो सकता है। सिर्फ माहौल और मौसम इस वक्त उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। जिस लम्हे उसको अच्छी ग्राउंड फोर्सेस लॉन्च करने का वक्त मिलेगा, वो दाखिल हो जाएगा। दिस कुड बी अनदर 2 मंथ्स, 1.5 महीना मेरे हिसाब से तकरीबन, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी सितंबर में 75 साल का हो जाएगा। मोहन भागवत जो असल रूलर है इंडिया का, उसने मोदी को धमकी लगाई है कि जब आप 75 साल के हो जाएं तो जगह खाली कर दें ताकि नौजवान क़यादत आ सके। मोहन भागवत योगी को लाना चाहता है, जो इस वक्त यूपी का चीफ मिनिस्टर है, और नरेंद्र मोदी के पास अपनी कुर्सी बचाने का यह आखिरी मौका है कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक बड़ी जंगी कार्रवाई करके कामयाबी दिखा सके, वरना मोदी की कुर्सी जा रही है। एक्चुअली मोदी के लिए सर्वाइवल का मसला बन गया है ये। मोहन भागवत जो असल प्राइम मिनिस्टर है, असल लीडर है इंडिया का, जिसके आगे मोदी और अमित शाह भी हाथ बांधकर खड़े होते हैं, उसने मोदी को डायरेक्ट धमकी लगाई है। बड़े बड़े इजलास हुए हैं उनके आपस में, RSS के। इनका जो हेडक्वार्टर है दिल्ली में और नागपुर में, और ये वहीं पर था जब मोहन भागवत नरेंद्र मोदी को धमकी लगा रहे थे ना, ये वहीं पर था, वहीं पर खड़ा था। और अमित शाह और मोहन भागवत इसको बता रहे होंगे कि देखो हमें धमकी लग रही है। मोहन भागवत जी बता रहे होंगे देखो लालटू भाई, ज़ैद भाई सही लगाया ना मैंने धमकी है। अबे ज़ैद हामिद, 2 कौड़ी के गटर के कीड़े के पैदाइश, कजन मैरिज की पैदाइश। सुन, जिस नरेंद्र मोदी की बात कर रहा है ना, वो 15 साल गुजरात का CM रहा है, 11 साल से उस देश का PM है। उसको मत समझा। और बीजेपी हो या RSS हो, जो देश के लिए बेहतर होगा वही होगा। और खैर मना योगी जल्दी ना आए, क्योंकि जिस दिन योगी जी आ जाएंगे ना, उसके बाद से तुम लोग की और बैंड बजेगी। मोदी जी तो फिर भी नवाज शरीफ से जाके मिलने पहुंच गए थे, योगी जी में वो जरा भी नहीं है। योगी जी सीधे ठोक देते हैं, याद रखना। यूपी के सारे माफिया खत्म हो गए, गैंगस्टर खत्म हो गए, और आज इधर उधर करते हो, कल लंगड़ाते हुए आना पड़ता है। ऐसे ठुकाई हो रही होती है ढंग से।
याद रखना। डर कर रहो योगी जी, जल्दी ना आ जाए, जल्दी आ गए ना फिर देखना। आपस में आरएसएस के, इनका जो हेडक्वार्टर है दिल्ली में और नागपुर में, वहां पर इनके इजलास हो रहे हैं। एंड टेक्निकली वो एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस जो है, लेकिन दैट आरएसएस इज एक्चुअली रनिंग द इंडियन गवर्नमेंट इन द इंडियन आर्मी। इन्होंने अपनी सारी मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप आरएसएस की लगाई हुई है। और वहां ये फैसला हो चुका है कि अगर नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ एक जंगी कामयाबी फौरी हासिल नहीं की तो इसको रिप्लेस कर देंगे। ये टाइमलाइन भी अगले महीने खत्म हो रही है। सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मैंने कहा ना, ये सिर्फ आपको, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग इफ यू आर सेइंग कि ये फैसला हो चुका है, उन्होंने कहा जी ये फैसला हो चुका है। मोहन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी। चलो तो वीडियो खत्म हो गया। अब आप इस लाल टोपी की बात को समझ लीजिए। अब हमारे देश के भीतर कुछ लोग बैठे हैं, वो इसी लाइन को आगे बढ़ाएंगे। हाँ आरएसएस 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 आरएसएस। लेकिन इस देश के लोग बेवकूफ नहीं है। एक धड़ा बेवकूफ हो सकता है, एक वर्ग बेवकूफ हो सकता है, बाकी लोग नहीं। बाकी लोग जानते हैं, बाकी लोग देख रहे हैं कि सड़कों पर, बिजली पर, रहन सहन पर, लाइफस्टाइल पर, बिजनेस पर क्या डेवलपमेंट हुई है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या डेवलपमेंट हुई है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या डेवलप हुआ है, हमारा रेलवे क्या डेवलप हुआ है, ये हम देख रहे हैं। और जेन जी, खासकर जेन जी से मैं कहना चाहूंगा, वो सब देख रहा है। जेन जी बहुत शातिर दिमाग है, उसका दिमाग बहुत तेज चल रहा है। वो सब देख रहा है कि आज से 10 साल पहले क्या था और अब क्या हो रहा है। वो कंपेयर करना जानता है। उसके हाथ में मोबाइल और इंफॉर्मेशन की ताकत है। हेल्थ सर्विसेज कैसी हो रही हैं, मैं नहीं कह रहा कि बहुत अच्छी हो रही, बट सुधरी हैं, बढ़ी हैं। एजुकेशन सेक्टर क्या काम कर रहा है, बिजनेस, ये वो बहुत सारी चीजें हैं। पाकिस्तान हमारे उसमें नहीं है। हाँ, लेकिन अगर पाकिस्तान ने ये बंद नहीं किया तो पॉलिसी क्लियर है कि ठोकना पड़ेगा।